Hello friends, welcome to the next class of Learn English with Rosie Vittal. So चलिए शुरू करते हैं. Are they your books? क्या वे तुम्हारी किताबें हैं? No, it are her. ये गलती मैंने आपको पहले भी बताया कि हम बार बार करते हैं. नॉन लिविंग के लिए हम it लगाते हैं, तो यहाँ पर they आना चाहिए. They are. अब हर जब अकेला लिखा जा रहा है रिलेशन के लिए तो इसके पीछे एस लगना चाहिए. कोई अपोस्ट्रोफे नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ एस लगाना है कि वे उसकी हैं. दे आर हर्स. जब भी हम किसी चीज़ का रिलेशन बताते हैं और ये रिलेशन वाले वर्ड्स इसको पोजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं. अगर इसके फ़ौरन बाद हम वो नाउन, वो व्यक्ति या वो वस्तु नहीं लिख रहे जिसके साथ हम इसका संबंध बता रहे हैं तो इसकी शक्ल थोड़ी सी चेंज हो जाती है. जैसे अगर यहाँ योर होता तो योर्स हो जाता, देयर होता तो देयर्स हो जाता. अब जैसे यहाँ पर ये हिज होता तो हिज ही रहता, HIS, लेकिन यहाँ पर एस लगेगा, हर्स. सो दे आर हर्स. अ फ्रेंड ऑफ योर इज़ वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग. सुबह से. कॉन्टीन्यूस टेंस जब भी आए हमेशा ये चेक कीजिए कि कहीं काम के शुरू होने का समय तो नहीं दिया हुआ. कॉन्टीन्यूस में अगर टाइम दिया होगा, कोई भी कॉन्टीन्यूस हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, तो या तो सिंस लगाकर टाइम अगर दिया है या फॉर लगाकर दिया है तो वो परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस है. सो अ फ्रेंड ऑफ योर्स, यहाँ पर एस आएगा, तुम्हारा एक दोस्त, क्योंकि योर के बाद हमने फ्रेंड नहीं लिखा, वो पहले लिख दिया. ये मैंने आपको अभी ऊपर एक्सप्लेन किया. अ फ्रेंड ऑफ योर्स इज़ वेटिंग फॉर यू, सॉरी हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू, मतलब तुम्हारा एक दोस्त सुबह से तुम्हारी इंतज़ार कर रहा है. दे डिड नॉट ऑफर मी एनी जॉब, उन्होंने मुझे कोई जॉब ऑफर नहीं की. डिडंट इट, अब ये क्वेश्चन टैग है. क्वेश्चन टैग मतलब जैसे हम हिंदी में कहते हैं है ना, किया क्या. उन्होंने मुझे कोई जॉब ऑफर नहीं की थी क्या. इसमें और इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा एक चीज़ नेगेटिव होती है. अब जैसे इसमें ऑलरेडी नॉट आ गया तो उसमें नॉट नहीं आएगा, और उसमें हमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट लिखना है. अब इसमें सब्जेक्ट दे है तो वहाँ इट नहीं आएगा, तो ये होगा डिड दे, नॉट नहीं आएगा. दे डिडंट ऑफर मी एनी जॉब, डिड दे. इट वॉज मी हु हैड टोल्ड हिम द ट्रूथ, ये मैं था जिसने उसे सच बताया था. अब यहाँ पर जो है स्पोकन में लोग ऐसे कहते हैं इट वॉज मी और चलता है, लेकिन इसका एग्जैक्ट आंसर है इट वॉज आई. यहाँ पर मी नहीं आना चाहिए. इट वॉज आई हु हैड टोल्ड हिम द ट्रूथ, ये मैं था जिसने उसको सच्चाई बताई थी. ऑल द मंकीज थ्रू स्टोन्स एट ईच अदर, सारे मंकीज़ ने पत्थर फेंके. थ्रो के बाद एट ही प्रपोजिशन आती है, लेकिन दो से ज़्यादा के लिए वन एनदर आता है. ईच अदर दो के लिए आता है. वन एनदर एंड डैमेज द ट्री, एंड के फ़ौरन बाद अगर वर्ब आ रहा है इसका मतलब सब्जेक्ट भी वही है और टेंस भी वही है. मतलब एंड से पहले जो भी लास्ट वर्ब होगा तो लास्ट यही है, तो यहाँ पर सेकेंड फॉर्म आनी चाहिए. डैमेज्ड, डैमेज्ड द ट्री, और पेड़ को भी नुकसान पहुँचाया. हु डज दिस बिग कार हैविंग ओनली 2 डोर्स बिलोंग. अब डज आया, डज के बाद सब्जेक्ट आना चाहिए, आ गया. सब्जेक्ट के बाद वर्ब आना चाहिए. कोई भी सेंटेंस में जब आपको सब्जेक्ट के बाद कुछ समझ में ना आए कि कौन सा टेंस है, क्योंकि टेंस वाला कोई रूल ही नहीं नज़र आ रहा, तो उसका सीधा सीधा एक मतलब होता है कि ये जो भी आ रहा है ये इसके बारे में बता रहा है, और जब ये बीच वाला हिस्सा ख़त्म हो जाएगा तो हमें अपना मेन सेंटेंस दिखेगा. तो अभी हम इसको छोड़ देते हैं. दिस बिग कार हैविंग ओनली 2 डोर्स, मतलब जिसके केवल 2 दरवाजे हैं. बिलोंग, अब ये देखो ये वर्ब आ गया, तो ये है हमारा मेन सेंटेंस कि हु डज दिस कार बिलोंग, यानी ये कार किसकी है. बिलोंग के बाद हमेशा टू प्रेपोजिशन आती है, बिलोंग टू आएगा. अब सब्जेक्ट क्या है, एक ही है, तो डज आएगा. ये हु जो है सब्जेक्ट का काम भी कर सकता है, ऑब्जेक्ट का काम भी कर सकता है. अब यहाँ पर क्योंकि हमें सब्जेक्ट दिया हुआ है तो यहाँ पर ये एक्चुअली हुम का काम कर रहा है. हम हुम की बजाय भी हु लिख सकते हैं, लेकिन अगर जिन लोगों को कन्फ्यूजन होता है तो वो बेशक हुम लिखें. वैसे तो पता चल जाता है हु के बाद जब सिंपल सेंटेंस आ रहा हो, यानी हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, तो इसका मतलब हु सब्जेक्ट की बात कर रहा है,
और अगर हम हु को निकाल दें उसके बाद हमें क्वेश्चन दिखाई दे तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है। टू पेशेंट्स वर देयर, वन वॉज लुकिंग सैड, वेयर एज सिंगल वर्ड है, यहाँ स्पेस नहीं था इसलिए मैंने एज नीचे लिख दिया, जबकि another was enthusiasm personified. Two patients were there, ठीक है, टू पेशेंट्स वर देयर या देयर वर टू पेशेंट्स, ऐसे भी ठीक है, टू पेशेंट्स वर देयर, दो मरीज थे वहाँ पर। वन वॉज लुकिंग सैड, मतलब एक तो उदास दिखाई दे रहा था, वेयर एज जबकि, एनदर का मतलब होता है एक और। अब जब यहाँ पर है ही दो और एक की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो अब हमें कहना चाहिए जो दूसरा वाला था। तो एनदर का मतलब होता है एक और, लाइक he was distributing cakes, he was giving one piece each to everybody, when I demanded more he gave me another, यानी he gave me one more। तो another का मतलब होता है one more, तो हम one more नहीं, हमें चाहिए the other was, जो दूसरा था वो था enthusiasm means जोश, personified मतलब जैसे मूर्त, यानी किसी गुण या दोष की मूर्त। सो द अदर वॉज एंथ्यूजियाज्म पर्सोनिफाइड, यानी जैसे एंथ्यूजियाज्म ने पर्सन की शक्ल इख्तियार कर ली हो, यानी पर्सन की शक्ल ले ली हो। तो इसमें द अदर आना चाहिए। द लिटिल टाइम वॉज लेफ्ट, थोड़ा सा ही समय रह गया था। सो दे स्टार्टेड राइटिंग फास्टली, फास्टली कोई शब्द नहीं होता, जब भी हम कोई चीज़ काम स्पीड से करते हैं तो तेज़ के लिए फास्ट आता है और धीरे के लिए स्लो आता है। स्लोली भी होता है शब्द, लेकिन स्लोली का मतलब स्पीड स्लो के लिए नहीं होता, स्लोली का मतलब होता है धीरे धीरे वक्त के साथ साथ। सो यहाँ पर फास्ट आना चाहिए। और यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, द लिटिल और द फ्यू हम जब भी लगाते हैं उसका मतलब होता है जो थोड़ा बहुत समय, और उसके बाद पहले मेन सेंटेंस ब्रेक हो जाता है। यहाँ पर बताना पड़ता है कौन सा जो थोड़ा बहुत समय। अगर आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा समय रह गया था तो द कभी भी नहीं आना चाहिए। अ लिटिल टाइम वॉज लेफ्ट, कुछ स्टूडेंट्स को मैंने देखा वो कुछ भी नहीं लगाते, खाली लिटिल लिखते हैं। खाली लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर। अ लिटिल टाइम वॉज लेफ्ट सो दे स्टार्टेड राइटिंग फास्ट। विच यूनिवर्सिटी डज शी गो फॉर हर एग्जाम्स। अब यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो रहा है डज। आप देखो क्वेश्चन तभी बनता है जब सेकंड नंबर पर सब्जेक्ट हो, अगर ये ना हो तो इसका मतलब ये सिंपल फॉर्म में लिखा जाना चाहिए। कौन सी यूनिवर्सिटी वो जाती है। अब मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी सेंटेंस में हम कहाँ जा रहे हैं उसका जवाब दिया हुआ है, भले ही वो स्टार्टिंग में दिया कहीं भी दिया हुआ है, तो गो के बाद टू ज़रूर आएगा। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, कहाँ का जवाब मान लिया देयर है, समवेयर है, ये किसी जगह का नाम नहीं है। तो देयर और समवेयर वाले सेंटेंसेस में टू प्रपोजिशन नहीं आती। अब जैसे अब्रॉड है, अब्रॉड में भी नहीं आती, क्यों, क्योंकि अब्रॉड किसी जगह का नाम नहीं है। अब्रॉड का मतलब होता है प्रदेश, तो प्रदेश किसी जगह को नहीं बोलते, कंट्रीज़ के नाम है, लेकिन प्रदेश अपने आप में कोई जगह नहीं है। आई एम गोइंग अब्रॉड होता है, आई एम गोइंग टू अब्रॉड नहीं होता। आई एम गोइंग देयर होता है, आई एम गोइंग टू देयर नहीं होता, क्योंकि देयर किसी जगह का नाम नहीं है। सो ये ध्यान रखिएगा, जब प्रॉपर किसी जगह का नाम दिया हो तो गो के बाद टू ज़रूर आता है। सो विच यूनिवर्सिटी डज शी गो टू फॉर हर एग्ज़ाम्स। अब आप कहेंगे दो प्रपोजिशंस इकट्ठी कैसे आ गई। हम एक शब्द के लिए दो प्रपोजिशंस नहीं लगा सकते, लेकिन दो अलग अलग रीजंस के साथ प्रपोजिशन लगाते हैं और वो हमें इकट्ठी नज़र आती है, तो उसमें कोई गलती नहीं है। यहाँ पर हम टू किसके लिए लगा रहे हैं, गो के लिए, और ये फॉर हर एग्जाम्स है तो इसके लिए फॉर चाहिए। तो आपको दिखेंगी इकट्ठी, लेकिन उनका आपस में कुछ लेना देना नहीं है। टू गो के लिए और ये इसके लिए आ रहा है। सो विच यूनिवर्सिटी डज शी गो टू फॉर हर एग्जाम्स। वट इज़ द फूड लाइक इन योर हॉस्टल, यानी तुम्हारे हॉस्टल में खाना कैसा है। वॉट और जब लाइक आता है, यानी वॉट के बाद इज़ामार फिर नाउन, इसका मतलब होता है कि ये चीज़ कैसी है, अच्छी है, बुरी है, कैसी है। सो व्हाट इज़ द फूड लाइक इन योर हॉस्टल, आपके हॉस्टल में खाना कैसा है, यानी किस तरह का खाना मिलता है, अच्छा मिलता है या नहीं अच्छा वाला मिलता। सो आज के लिए इतना ही। आई होप पेपर्स की तैयारी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। टेंशन फ्री होकर तैयारी कीजिए, ज़्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे। टेंशन करेंगे तो जितना पढ़ सकते हैं उतना भी नहीं पढ़ पाएंगे। डू योर बेस्ट, जितनी मेहनत आप कर सकते हैं कीजिए।
ठीक है, ओके, थैंक यू।